आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसपी बायोलॉजी सर पर स्वागत है। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले शरीर के अंगों से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। आज हम शरीर के उन महत्वपूर्ण अंगों के बारे में चर्चा करेंगे जिनका कहीं ना कहीं किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो होम एग्ज़ाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी में अवश्य पूछा जाता है। तो आइए देर न करते हुए चालू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला है मानव शरीर का मेन अंग जिसे कहते हैं मानव मस्तिष्क। बच्चों, ये जो मानव मस्तिष्क है ये 3 भागों में बटा होता है। एक तो आपका प्रमस्तिष्क, दूसरा अग्र मस्तिष्क, तीसरा मध्य मस्तिष्क। ये जो मस्तिष्क है ये व्यक्ति के शरीर का मुख्य अंग होता है। मस्तिष्क जंतुओं के केंद्र की तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र है। ये उनके आचरणों का नियमन एवं नियंत्रण करता है। स्तनधारी प्राणियों में मस्तिष्क सिर में स्थित होता है तथा खोपड़ी द्वारा सुरक्षित रहता है। यह मुख्य ज्ञानेंद्रियों आँख, नाक, जीभ और कान से जुड़ा हुआ उनके करीब की स्थित होता है। मस्तिष्क सभी रीढ़धारी प्राणियों में होता है, परंतु अमेरुदंडी प्राणियों में यह केंद्रीय मस्तिष्क या स्वतंत्र गैंग्लिया के रूप में होता है। कुछ जीवों जैसे निडारिया एवं तारा मछली में ये केंद्रीभूत न होकर शरीर में यत्र तत्र फैला रहता है, जबकि कुछ प्राणियों जैसे स्पंज में तो मस्तिष्क होता ही नहीं है। उच्च श्रेणी के प्राणियों जैसे मानव में मस्तिष्क अत्यंत जटिल होते हैं। मानव मस्तिष्क में लगभग 1 अरब तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, जिनसे प्रत्येक अन्य तंत्रिका कोशिकाओं से 10,000 से भी अधिक संयोग स्थापित करती हैं। मस्तिष्क सबसे जटिल अंग है। मस्तिष्क के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों का नियंत्रण एवं नियमन होता है। अतः मस्तिष्क को शरीर का मालिक अंग भी कहते हैं। इसका मुख्य कार्य ज्ञान, बुद्धि, तर्क शक्ति, विचार, निर्णय एवं व्यक्तित्व आदि पर नियंत्रण व नियमन करना होता है। तंत्रिका विज्ञान का क्षेत्र पूरे विश्व में बहुत तेजी से विकसित हो रहा है। अगला अंग है लार ग्रंथियां। बच्चों, ये जो लार ग्रंथियां होती हैं मानव के शरीर में, मानव के मुख में, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। ये जो लार ग्रंथियां होती हैं जोड़ी में देखा जाए तो 3 जोड़ी पाई जाती हैं और संख्या में देखा जाए तो 6। बच्चों, लार ग्रंथियां मुख गुहिका में लार को स्रावित और भोजन को पाचन क्रिया में मदद करती है। लार में 98% जल और 2% जल श्लेष्म, म्यूसिन एंजाइम, इलेक्ट्रोलाइट्स, जीवाणुरोधी यौगिक, बलगम आदि होता है। लार ग्रंथियां मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 कर्णपूर या पैरोटिड लार ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथियां सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती हैं। प्रत्येक ग्रंथि लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी, 3 से 4 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 ग्राम तक वजन की होती हैं।
ये ग्रंथि सिर के दोनों ओर कर्णपल्लों के कुछ नीचे स्थित होती है। ये ग्रंथि प्रोटीन द्रव तथा अमाइलस एंजाइम का निलंबन करती हैं। सेकंड नंबर पे आती है अधोहनु लार ग्रंथि या सब मैक्सिलरी या इसी को सब मैंडिबुलर लार ग्रंथि के नाम से जानते हैं। बच्चों, ये लार ग्रंथि ऊपरी व निचले जबड़े के संधि स्थल के पास स्थित होती है। प्रत्येक ग्रंथि की वाहिनी निचले जबड़े के कृंतक दांतों के पीछे खुलती है। ये हमारे जबड़े का चल भाग है। ये दूसरी सबसे बड़ी लार ग्रंथि है और ये लगभग 65 से 70% लार का उत्पादन करती है। ये सीरस और बलगम ग्रंथि का मिश्रण है और सबमैंडिबुलर नलिकाओं के माध्यम से स्रावित किया जाता है। पैरोटिड ग्रंथि के स्राव की तुलना में इसकी लार अधिक चिपचिपी होती है। बच्चों, तीसरे नंबर की जो लार ग्रंथि आती है उसे हम अधोजिह्वा या सबलिंगुअल लार ग्रंथि कहते हैं। बच्चों, ये प्रमुख लार ग्रंथियों में सबसे छोटी होती है। इनका एक जोड़ा जीभ के नीचे मुख गुहा के तल पर स्थित होता है। ये कई महीन वाहिनियों के द्वारा जबड़े व जीभ के नीचे खुलती हैं। लार का लगभग 5% इन ग्रंथियों से आता है। लार मुंह में सबलिंगुअल डक्ट्स की मदद से निकलता है। ये ज़्यादातर श्लेष्म और चिपचिपा होता है। कभी कभी पत्थर यानी सियालोलिथ लार संबंधी ग्रंथियों के नलिकाओं में होते हैं जो लार के प्रवाह को अवरुद्ध करते हैं और दर्द का कारण बनते हैं। प्रभावित ग्रंथि में सूजन भी आते करते हैं। अधिकतर लरीथरी पत्थर सब मैंडिबुलर ग्रंथि और कभी कभी पैरोटिड को भी प्रभावित करती है। इस ग्रंथि में 98% जल और 2% जल श्लेष्म म्यूसिन तथा टॉयलिन नामक एंजाइम होता है। टॉयलिन एंजाइम की माध्यम मंड को शर्करा में परिवर्तित करता है। गौर से देखिए, इसमें प्रत्येक लार ग्रंथि की स्थिति बताई गई है, कौन लार ग्रंथि किस पोजीशन में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है थायराइड ग्रंथि। बच्चों, ये जो थायराइड ग्रंथि होती है ये हमारे गले में पाई जाती है। ये एच आकार की होती है, हल्की गुलाबी रंग की होती है। बच्चों, थायराइड हार्मोन्स का असर शरीर के लगभग हर भाग पर पड़ता है। ये ग्रंथि शरीर के तापमान का नियंत्रण करती है और शरीर के मेटाबॉलिज्म की एक प्रमुख नियंत्रक है। गौर से देखिए, ये वही ग्रंथि है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। बच्चों, थायराइड ग्रंथि को आवर्तु के नाम से भी जाना जाता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियों में से ये एक होती है। ये द्विपिंडक रचना निम्न ग्रीवा में अवट उपास्थि स्वरयंत्र के नीचे वलयाकार उपास्थि के लगभग समान स्तर पर स्थित होती है। ये थायरॉक्सिन, ट्राईआइडोथायरोनिन और थायरोकैल्सिटोनिन नामक हार्मोन स्रावित करती है, जिससे शरीर की ऊर्जा, क्षय, प्रोटीन उत्पादन एवं अन्य हार्मोन्स के प्रति होने वाली संवेदनशीलता नियंत्रित होती है। आइए थायरॉक्सिन के कार्य देखते हैं। बच्चों, थायरॉक्सिन हार्मोन्स वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। ये रक्त में शर्करा, कोलेस्ट्रॉल तथा फास्फोलिपिड्स का मात्रा को
कम कर देता है। आरबीसी कोशिकाओं के निर्माण को बढ़ाकर रक्त अल्पता की रोकथाम करता है। रक्त अल्पता, जिसे हम एनीमिया के नाम से भी जानते हैं, ये हड्डियों, पेशियों, लैंगिक तथा मानसिक वृद्धि को नियंत्रित करता है। ये दुग्ध स्राव को भी बढ़ाता है। ये हृदय की गति एवं रक्तचाप को भी नियंत्रित करता है। आइए अब जानते हैं हमारे शरीर के प्रमुख श्वसन अंग, जिन्हें हम फेफड़ों के नाम से जानते हैं। बच्चों देखिए, ये फेफड़े हैं। मानव के शरीर में 2 पाए जाते हैं, इनकी संख्या 2 होती है। इस स्थिति में ये मानव के शरीर में उपस्थित होते हैं और इनके बारे में आपको बताते हैं हम कि फेफड़े वायु में सांस लेने वाले प्राणियों का मुख्य अंग होते हैं। वायु में सांस लेने वाले प्राणियों का मुख्य सांस लेने के अंग फेफड़ा या फुफ्फुस होता है। ये प्राणियों में एक जोड़े के रूप में उपस्थित होता है। फेफड़े की दीवार असंख्य गुहिकाओं की उपस्थिति के कारण स्पंजी होती है। ये वक्ष गुहा में स्थित होता है। इसमें रक्त का शुद्धिकरण होता है। प्रत्येक फेफड़ा में एक फुफ्फुसीय धमनी हृदय से अशुद्ध रक्त लाती है और फेफड़े में रक्त का शुद्धिकरण भी होता है। प्रत्येक रक्त में ऑक्सीजन का मिश्रण होता है। फेफड़ों का मुख्य काम वातावरण से प्राणवायु लेकर उसे रक्त परिसंचरण में प्रवाहित करना और रक्त में CO2 को अवशोषित कर उसे वातावरण में छोड़ना होता है। गैसों का यह विनिमय असंख्य छोटे छोटे पतली दीवारों वाली वायु पुटिकाओं, जिन्हें हम वायु कोष्ठकों के नाम से जानते हैं, ये उन्हीं के द्वारा संपन्न होता है। ये शुद्ध रक्त फुफ्फुसीय शिरा द्वारा हृदय में पहुंचता है, जहां से ये फिर से शरीर के विभिन्न अंगों में पंप किया जाता है। अमाशय। बच्चों, ये जो चित्र है ये अमाशय का चित्र है। ये तीन भागों में बटा होता है। एक तो इसका फंडस होता है, एक जठर निर्गम और ग्राणी का ऊर्ध्वभाग। बच्चों, अमाशय के बारे में ये मानव का एक प्रमुख अंग होता है, जिसे हम स्टोमच के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, कशेरुकी इकाइनोडर्मेटा वंशीय जंतु, कीट और मोलस्का सहित कुछ जंतुओं में अमाशय एक पेशी खोखला पोषण नली का फैला हुआ भाग है, जो पाचन नली के प्रमुख अंग के रूप में कार्य करता है। ये चवर्णक के बाद पाचन के दूसरे चरण में शामिल होता है। अमाशय ग्रास नली और छोटी आंत के बीच में स्थित होता है। भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, कठोर ऊतकों को घोलता है, निष्क्रिय एंजाइम पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलना तथा निष्क्रिय प्रोरेनिन को सक्रिय रेनिन में बदलना इसका मुख्य कार्य होता है। इसका एक कार्य टाइलिन की क्रिया को बंद करना भी प्रमुख है। अब लीवर के बारे में जानते हैं। बच्चों, हमारे शरीर की ये जो लीवर यकृत के नाम से जानते हैं, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका भार लगभग 1.5 किलो के आसपास होता है। यही हमारा क्या है? लीवर है। यकृत शरीर में स्थित सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका अधिकांश उदरीय कोटर के ऊपरी दाएं भाग में स्थित है। इसका भार लगभग 1 किलो 200 ग्राम से लेकर 1 किलो 400 ग्राम के लगभग होता है। लगभग 2 प्रमुख पालियों में ये बटा होता है, दाहिने और बाएं में। ये पालियां अनेक पालियों में बटी होती हैं।
योजी ऊतक से समूचा यकृत घिरा हुआ होता है। यकृत के प्रमुख कार्य। लीवर हमारे शरीर का सबसे जरूरी अंग है। ये शरीर में भोजन पचाने से लेकर पित्त बनाने तक का काम करता है। लीवर शरीर को संक्रमण से लड़ने, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने, शरीर में विषैले पदार्थों को निकालने और फैट को कम करने और कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने से लेकर प्रोटीन बनाने तक में ये मदद करता है। लीवर पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है। अग्न्याशय। बच्चों, ये जो अग्न्याशय है इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये डुडोनियम के पास स्थित होता है। बच्चों, अग्न्याशय कशेरुकी जीवों की पाचन व अंतःस्रावी प्रणाली का एक ग्रंथि अंग है। ये इंसुलिन, ग्लूकागॉन व सोमैटोस्टैटिन जैसे हार्मोन्स स्रावित करते हैं और साथ ही साथ ये अग्न्याशयी रस निकालने वाली एक बहिस्रावी ग्रंथि भी होती है। इसे हम मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। इस ग्रंथि में पाचक किण्वन होते हैं जो लघ्वांत्र में पाए जाते हैं। अग्न्याशय के कार्य। अंतःस्रावी क्रियाकलापों वाला अग्न्याशय में कुछ 10 लाख कोशिकाएं झुंड के रूप में उपस्थित होती हैं, जिन्हें हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। आइलेटों में 4 मुख्य प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। मानक दागीकरण विधियों से इन्हें भिन्नित करना थोड़ा कठिन है, लेकिन इन्हें रिसाव के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। नंबर 1, अल्फा कोशिकाएं जो ग्लूकागॉन नामक हार्मोन स्रावित करती हैं। नंबर 2, बीटा कोशिकाएं जो इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित करती हैं और इंसुलिन हार्मोन की कमी से हमारे शरीर में डायबिटीज, जिसे हम मधुमेह रोग कहते हैं, वो हो जाता है। नंबर 3, डेल्टा कोशिकाएं होती हैं जो सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन स्रावित करती हैं और एक पीपी कोशिकाएं भी होती हैं जो अग्न्याशयी पॉलीपेप्टाइड का रिसाव करती हैं। बच्चों, अगला है पित्ताशय, जिसे हम कहते हैं गॉल ब्लैडर। ये है पित्ताशय का चित्र, गौर से देख लीजिए। पित्ताशय में जो पित्त रस संचित रहता है। पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है, लेकिन संचित पित्ताशय में होता है। पित्ताशय एक थैलीनुमा संरचना होती है जो पाचन क्रिया में सहायता करता है। यकृत में उत्पन्न पित्त रस का भंडारण पित्ताशय ही करता है। यकृत छोड़ने के बाद पित्ताशय में संचित होने पर पित्त और अधिक गाढ़ा हो जाता है, जिससे इसका वसा पर असर और प्रभावी हो जाता है। अधिकतर पाचन लघ्वांत्र में होता है, छोटी आंत में। यह है हमारा, इसी में हमारा यकृत भी है और इसी में पित्ताशय का भी जिक्र किया गया और ये हमारा पैनक्रियाज है, इसे हम डुडोनियम कहते हैं। ये हमारा यकृत है। आइए आगे चलते हैं। यकृत के छोड़ने के बाद पित्ताशय में संचित होने पर पित्त अधिक गाढ़ा हो जाता है। अधिकतर रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं के पित्ताशय होते हैं। कुछ अपवादों में जैसे अश्व, हिरण और मूषक में भी पित्ताशय पाया जाता है और बिना रीढ़ की हड्डी वाले पशुओं में पित्ताशय अनुपस्थित होता है, अर्थात नहीं पाया जाता। बच्चों, अब आइए जानते हैं छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत और बड़ी आंत। इसमें जो ये पतली वाली है ये हमारी छोटी आंत होती है और ये जो बड़ी वाली आंत होती है इसे कहते हैं हम बड़ी आंत। छोटी आंत लंबाई में बड़ी होती है और बड़ी आंत लंबाई में छोटी होती है। आइए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। छोटी आंत को
बच्चों क्षुद्रांत भी कहते हैं। इसे स्माइल इंटेस्टिन मानव पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है जो अमाशय से आरंभ होकर बृहद आंत्र पर पूर्ण होती है। छोटी आंत में ही भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण होता है। छोटी आंत की औसत लंबाई एक वयस्क पुरुष में 6.9 मीटर लगभग 22 फीट 6 इंच तक होती है और एक वयस्क स्त्री में छोटी आंत की लंबाई 7.1 मीटर यानी 23 फीट 4 इंच तक होती है। इसकी न्यूनतम लंबाई 4.6 मीटर लगभग 15 फीट से अधिकतम 9.8 मीटर मतलब 32 फीट तक हो सकती है। इसका व्यास लगभग 2 से 3.5 सेंटीमीटर तक होता है। छोटी आंत का कार्य। छोटी आंत का प्राथमिक कार्य पचे हुए भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करना या लेना होता है, जबकि बड़ी आंत नमक और पानी को अवशोषित करती है। बड़ी आंत उस जगह से शुरू होती है जहां छोटी आंत समाप्त होती है, जबकि छोटी आंत बड़ी आंत और पेट के बीच में मौजूद होती है। किडनी यह प्रत्येक मानव के शरीर में दो के रूप में उपस्थित होती हैं, लेफ्ट एंड राइट। बच्चों किडनी को हम वृक्क तथा गुर्दे के नाम से भी जानते हैं। वृक्क या गुर्दे का जोड़ा एक मानव अंग है जिनका प्रधान कार्य मूत्र उत्पादन करना होता है। गुर्दे बहुत से वर्टिब्रेट पशुओं में मिलते हैं। ये मूत्र प्रणाली के अंग हैं। इनके द्वारा इलेक्ट्रोलाइट, क्षार, अम्ल संतुलन और रक्तचाप का नियमन होता है। इनका मल स्वरूप मूत्र कहलाता है। इसमें मुख्यतः यूरिया और अमोनिया होते हैं। इसको हम आपको बड़ा करके दिखाते हैं। यही हमारी किडनियां होती हैं। गुर्दे युग्मित अंग होते हैं जो कई कार्य करते हैं। ये अनेक प्रकार के पशुओं में पाए जाते हैं, जिनमें कशेरुकी व कुछ अकशेरुकी जीव भी शामिल हैं। ये हमारी मूत्र प्रणाली का एक आवश्यक भाग है और ये इलेक्ट्रोलाइट नियंत्रण, अम्ल क्षार संतुलन व रक्तचाप नियंत्रण आदि जैसे समस्थित कार्य भी करते हैं। ये शरीर में रक्त के प्राकृतिक शोधक के रूप में भी कार्य करते हैं और अपशिष्ट को हटाते हैं, जिसे मूत्राशय की ओर भेज दिया जाता है। मूत्र का उत्पादन करते समय गुर्दे यूरिया और अमोनिया जैसे अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। गुर्दे जल, ग्लूकोज और अमीनो अम्लों के पुनर्अवशोषण के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। गुर्दे हार्मोन्स भी उत्पन्न करते हैं, जिनमें कैल्सिट्रियोल, रेनिन और एरिथ्रोपिटिन शामिल हैं। गुर्दे अम्ल क्षार संतुलन, इलेक्ट्रोलाइट सांद्रता, कोशिकोत्तर द्रव मात्रा को नियंत्रित करके और रक्तचाप पर नियंत्रित रखते हुए गुर्दे पूरे शरीर के होमियोस्टैटिसिस में भाग लेते हैं। गुर्दे इन होमियोस्टैटिक कार्यों को स्वतंत्र रूप से व अन्य अंगों विशिष्टता अंतःस्रावी तंत्र के अंगों के साथ मिलकर दोनों ही प्रकार से पूर्ण करते हैं। रक्त मानव के शरीर में जो रक्त होता है, आज उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले जानते हैं रक्त के बारे में, ज़्यादा समय न लेते हुए। मानव रक्त के बारे में जानकारी। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। यह शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है और रोगों से शरीर की रक्षा करता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के कुल भार का 6 से 7% होती है। ये एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.0
4 होता है। रक्त के 2 भाग बताए गए हैं। नंबर 1 प्लाज्मा। ये जो प्लाज्मा आपको दिखाया गया है, ये पीले कलर का, यही हमारा क्या होता है, रक्त का पहला भाग, जिसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा, जिसे रक्त प्लाज्मा भी कहा जाता है, इसे हम तरल भाग खून भी कहते हैं। किसका? रक्त का। प्लाज्मा शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पोषक तत्वों को पहुंचाने और उत्सर्जन के लिए सेलुलर चयापचय से प्राप्त अपशिष्ट उत्पादों को गुर्दे, यकृत और फेफड़ों तक पहुंचाने के लिए एक परिवहन माध्यम के रूप में कार्य करते हैं। ये रक्त कोशिकाओं के लिए एक परिवहन प्रणाली भी है और यह सामान्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रक्तचाप प्लाज्मा पूरे शरीर में गर्मी वितरित करने और बनाए रखने में मदद करता है। होमोस्टैटिस या जैविक स्थिरता में, जिसमें रक्त और शरीर में अम्ल क्षार संतुलन शामिल है। दूसरा भाग रक्त का है कणिकाएं। बच्चों, ये जो रक्त कणिकाएं होती हैं, इसमें गौर से देखिए, कौन सी, ये आरबीसी होती हैं हमारी, जो रेड कलर की दिखाई गई हैं, और ये जो इस कलर की दिखाई, ये क्या है, डब्ल्यूबीसी हैं। और इसमें जो स्टार की तरीके हल्का दिखाई गया है, ये हमारी प्लेटलेट्स हैं। प्लाज्मा हल्का पीला गाढ़ा तरल पदार्थ है। ये आपको पूरी तरीके से इस तरह चित्र में आप देख सकते हैं। आइए इनके बारे में अध्ययन करते हैं। बच्चों, जो आरबीसी होती है, अर्थात कणिकाएं होती हैं, ये 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 रेड ब्लड सेल्स, जिसे हम लाल रुधिर कणिका कहते हैं। नंबर 2 डब्ल्यूबीसी, जिसे हम श्वेत रुधिर कणिका कहते हैं। नंबर 3 प्लेटलेट्स, जिसे हम बिंबाणु के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, आगे चलते हैं। इसके पहले भाग को हम देखते हैं, आरबीसी। आरबीसी की बनावट बच्चों ये होती है, गौर से देखिएगा कि आरबीसी किस टाइप की बनी होती है। ये हमारी आरबीसी होती हैं। बच्चों, आरबीसी रक्त की सबसे प्रमुख कोशिका है और ये संख्या में सबसे बड़ी। ये पूरे रुधिर का लगभग 40% भाग बनाता है। ये रीढ़धारी जंतुओं के श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाने का सबसे सहज और व्याप्त माध्यम है। इस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। इसकी औसत आयु 120 दिन होती है। मतलब कि आरबीसी की जो औसत आयु है 120 दिन है। ये हमारी डब्ल्यूबीसियाँ हैं। इनको गौर से देखिए और पहचानिए कि कभी भूल नहीं सकते हैं। ऐसा वीडियो हम आपके लेके आए हैं आपके सामने। बच्चों, ये डब्ल्यूबीसी जो कोशिकाएं होती हैं, ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का कार्य करती हैं। ये शरीर को संक्रमण और अन्य बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं। सफ़ेद रक्त कोशिकाओं के प्रकार ग्रैनुलोसाइट्स, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स आदि हैं। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 13 से 20 दिन तक होता है। कुल डब्ल्यूबीसी की संख्या 4500 से 10,000 तक होती है। डब्ल्यूबीसी रक्त का एक कोशिकीय घटक है जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी होती है। इसमें एक केंद्रक उपस्थित होता है जो गतिशीलता में सक्षम होता है और एंटीबॉडी का उत्पादन करता है। वे हमारे शरीर के सैनिक या रक्षक के रूप में कार्य करती हैं। तीसरे नंबर की जो प्लेटलेट्स आती हैं, जिन्हें हम बिम्बाणु के नाम से जानते हैं, ये वही हमारी प्लेटलेट्स हैं जिन्हें हम बिम्बाणु कहते हैं। आपने सुना होगा कि विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व कमी हो जाने पर हमारे शरीर में प्लेट्स की कमी आ जाती है। बच्चों, प्लेटलेट्स का रासायनिक नाम थ्रोम्बोसाइट्स है। थ्रोम्बोसाइट्स
एक प्लेटलेट्स कोशिका का औसत जीवन काल 8 से 12 दिन तक होता है। समानतः किसी मनुष्य में रक्त में 1,50,000 से लेकर 4 लाख प्रति घन मिलीमीटर प्लेटलेट्स होते हैं। ये बढ़ोतरी कारकों का प्राकृतिक स्रोत होती है। ये थ्रोम्बोपोइटिस हार्मोन्स वजह से विभाजित होकर खून में समाहित होते हैं और सिर्फ 10 दिन के जीवन काल तक संचारित होने के बाद स्वतः नष्ट हो जाते हैं। शरीर में थ्रोम्बोपिटिन का काम बीमारियों की संख्या सामान्य बनाना होता है। इस तरीके से हमारे ब्लड में ये प्लेट्स उपस्थित होती हैं। अगला है ब्लड ग्रुप। बच्चों, ब्लड ग्रुप जो होता है वो मुख्यतः 4 प्रकार में बटा होता है। एक तो ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और ओ। ये 4 प्रकार के रक्त समूह पाए जाते हैं मुख्यतः। और आपका रक्त समूह उन जीनों द्वारा निर्धारित होता है जिन्हें आप अपने माता पिता से विरासत में पाते हैं। प्रत्येक समूह का या तो RH पॉजिटिव या RH निगेटिव होता है, जिसका अर्थ है कुल मिलाकर 8 मुक्त रक्त समूह। इसको हम आपको जूम करके दिखाते हैं। बच्चों, जो रक्त समूह होता है इसमें जो ए बी होता है ये सर्वग्राही होती है और जो ओ होता है वो सर्वदाता होता है। ए बी सभी से रक्त ले सकती है, ओ सभी से को रक्त दे सकता है। इसका वीडियो हमने अपने चैनल में एक अपलोड किया है, उसको आप अलग से देख लीजिएगा रक्त समूह के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल SP बायोलॉजी सर को आप लोग सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाने में मदद कीजिए। आज का वीडियो यहीं तक। आगे फिर हम कोई ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर आएंगे, टॉपिक लेकर आएंगे आपके सामने और फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।